हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। दोस्तों, मेहनत एक ऐसी सीढ़ी है जो देर से ही सही लेकिन आपको आपके रास्ते तक जरूर पहुंचा देता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे आज ये मुकाम हासिल करा है, जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं और ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस नमस्ते। खास पेशकश में। नमस्ते अंकित। सुनील जी, देखा जा रहा है कि एक मुद्दा देश में काफी गरमाया हुआ है और बहुत चर्चाएं हो रही है इसके बारे में। वो है ज्ञानवापी का मुद्दा। और लोगों में कई कयासें लगी हुई है कि जिस तरीके से अयोध्या का फैसला हुआ है, कहीं ना कहीं ज्ञानवापी में भी इस तरह का कुछ फैसला हो। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, बात एक है अंकित, कि ज्ञानवापी तक अगर चीज़ अगर महदूद रह जाए, वहाँ तक अगर सीमित रह जाए तो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। मगर एक्चुअली मैं आपको इसमें थोड़ा सा हल्का सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। 90 के दशक के अंदर एक लेखक हैं सीताराम गोयल, अब नहीं रहे वो एक किताब लिखते हैं, व्हाट हैपेंड टू हिंदू टेम्पल्स। और उसके अंदर वो एक के बाद एक 3000 ऐसे टेम्पल्स को डिनोट करने की कोशिश करते हैं जो कभी न कभी हिस्टोरिकल टाइम के अंदर टेम्पल से मॉस्क में कन्वर्ट हुए हैं। अब देखिए, अगर आप इसको इस ढंग से चलाएंगे कि भाई राम मंदिर का एक फैसला आ गया, अब ज्ञानवापी, फिर मथुरा वाला जो है कृष्ण जन्मभूमि, तो यहाँ अगर चलिए अगर 2-3 तक भी सीमित हो तो भी बात चल जाए। पर जब आप उसको 3000 तक अगर उसको ले जाने की बात करते हैं तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी एक नई ढंग की एक समस्या आप ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, इतिहास के अंदर जो गलतियां हुई हैं उसके लिए आप अपना वर्तमान खराब नहीं कर सकते। क्योंकि हमें एक फॉरवर्ड लुकिंग एक नेशन बनना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। देखिए, इसमें भी अब कोई डिबेट एंड डिस्कशंस की कोई बात नहीं है कि जहाँ तक ज्ञानवापी की बात है, तो वहाँ हिस्टोरिकल एविडेंसेज है कि वो मल्टीपल टाइम पे उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है, फिर शर्की सुल्तान जो जौनपुर के थे उनके टाइम में उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है। फिर टोडरमल ने एंड जयपुर के ही मान सिंह प्रथम ने उसको वापस बनाया नारायण भट्ट के उसमें सुपरविजन में। अगेन औरंगजेब ने उसको डिस्ट्रक्शन किया है 69 के अंदर। और मसीर आलमगीरी नाम की एक बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी बुक है, उसको 2 लोगों ने ट्रांसलेशन किया। एक जदुला सरकार का भी उसका ट्रांसलेशन है, और उसका ट्रांसलेशन जयपुर के ही रहने वाले एक मुंशी देवी प्रसाद हैं, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया है। तो उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। वो फरमान है जिसके अंदर औरंगजेब कह रहे हैं कि इसका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाए, और फिर उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भी है कि भाई हमने डिस्ट्रक्शन कर दिया। तो यहाँ इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा कोई डिस्प्यूटेड डिबेट की बात नहीं है कि ऐसा हुआ है। बट अब यह प्रश्न एक है कि ओके, राम जन्मभूमि के टाइम भी ये बात जब उठी थी तो नरसिंह राव के दिमाग में एक बात थी कि ठीक ओके, राम जन्मभूमि हम कर देते, क्योंकि उस टाइम एक बार पहले बात ये हुई थी कि इसको समझौते के तहत इसको कर दिया जाए। मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बुलाया गया, वो उनके भी जो लीडर्स थे, सोशल लीडर्स थे, उनको बुलाया गया। और ये बात है कि अगर राम जन्मभूमि आप देने को तैयार हो जाए तो बाकी चीज़ों पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं। और उसी डिस्कशन का नतीजा था कि वर्शिप एक्ट 1991 आया। अब एक बात है कि अगर आप अब चलिए, अब ये आप कह रहे हैं कि इसमें 2 को आप और एक्सेप्शन कर दें, ज्ञानवापी को और कृष्ण जन्मभूमि को कर दें एक्सेप्शन। तो अगर ये 2 का एक्सेप्शन हो जाए तो इसका हम कैसे इंश्योर करेंगे बाकी 3000 की डिमांड्स नहीं उठेंगी? और अगर ये 3000 की डिमांड्स उठेंगी तो अभी मैंने नया सुना है कि अब तो लोगों ने 40,000 ऐसी मॉन्यूमेंट्स ढूंढ लिए हैं कि जो कभी न कभी एक हिंदू रिलीजियस वहाँ पे कुछ टेम्पल्स थे, वहाँ पे मठ थे, वहाँ पे जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे जिनको तोड़ा गया है। तो अगर आप हिस्ट्री को अगर आप करेक्ट करने के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब कर देंगे, अगर आप हिस्ट्री को करेक्ट करने के चक्कर में अपना वर्तमान खराब कर देंगे, या जो जनरेशंस हैं जो एक्चुअली हिंदुस्तान ने पिछले 70 साल के अंदर एक चीज़ बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव की है
कि हमारे बच्चे जो आईआईटी से निकले, आईआईएम से निकले, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से निकले, उन्होंने अमेरिका और पूरे यूरोप के अंदर धूम मचा रखी है। मगर वो धूम इसलिए मची हुई है क्योंकि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हमने उनको प्रोवाइड किया। हमने लोगों को वी मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई आगे देखना, उन्हें फॉरवर्ड लुकिंग होना, इसीलिए सिलिकॉन वैली में हम आज डोमिनेट कर रहे हैं। बट अगर सारे यंगस्टर्स को अगर इस काम में उलझा देंगे कि आओ हिस्ट्री की जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करें। बहुत खूबसूरत बात सर आपने कही कि अपनी हिस्ट्री के चक्कर में अपने वर्तमान को मत खराब कीजिए। लेकिन बहुत सारे कयास दोनों ही पक्षों की तरफ से आ रहे हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये मंदिर है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये फाउंटेन है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि जिस दौर में इस मंदिर का निर्माण हुआ था उस वक्त टिल्लू पंप जैसी चीज़ें नहीं थी, मोटर्स जैसी कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको साबित करना भी कहीं ना कहीं बड़ा ही चैलेंजिंग रह जाएगा। आप नहीं मानते इस चीज़ को? नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि फव्वारे तो देखिए पहले भी होते थे। अब जैसे ताजमहल की बात करें तो फव्वारा है, अब राजस्थान की बात करें तो डीग के अंदर महल है, वहाँ फव्वारे हैं। तो फव्वारे लगने की तो परंपरा रही है, मगर उसका एक पूरा एक प्रोसीजर था, उसका एक तरीका था कि वहीं आप उसी जहाँ फव्वारे आपको चलाने हैं उसके पास में आप एक ओवरहेड टैंक आप बनाते थे और ओवरहेड टैंक में वाटर लिफ्ट करके उसको ऊपर ले जाते थे और फिर उसको ग्रेविटेशन से फव्वारे चलते थे। तो अगर फव्वारा है तो बट नेचर वैसा वाला एक स्ट्रक्चर, क्योंकि जब बिजली नहीं थी तो बट नेचर उसको ग्रेविटेशन से चलाते थे। तो ग्रेविटेशन से चलाने के लिए वो एक बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि मोटर तो छोटी सी भी आप काम चला सकते हैं फव्वारा चलाने के लिए। वो पुराने जमाने में जो होते थे इस ढंग के, तो वो फव्वारे चलाने के लिए एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट एक पूरी एक बिल्डिंग पैरेलल बनानी होती थी। वो एक बिल्डिंग पैरेलल बनती थी, वहां फिर आप रहट से पानी को ऊपर लेके जाते थे 40-50 फीट ऊपर या जितना आप फव्वारा चलाना चाहते हैं, और फिर वहां से चीजें चलती थी। रहीम का तो एक दोहा भी है इसके अंदर बड़ा एक खूबसूरत सा, नल बल जल ऊंचो चढ़ाए तहु नीच को नीच। तो यानी वो कह रहे हैं कि नल के बल से जो पानी है वो ऊंचा चढ़ाया जा सकता है। हालांकि उनका रेफरेंस एक दूसरी चीज के लिए था, बट नल बल जल ऊंचो चढ़ाए तहु नीच को नीच, ये जो रहीम का जो है, तो यानी नल के बल से पानी को चढ़ाने का एक पुरानी परंपरा थी। मगर वो ग्रेविटेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपको बनाना होता था, और मेरे ख्याल से शायद ज्ञानवापी में वैसा स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो बता देते भाई दिस इज स्ट्रक्चर, उसके थ्रू फाउंटेन चल रहा है। तो अब जैसे कल के जो विजुअल्स आए हैं उसके बाद तो चीज़ें बहुत सारी क्लियर भी हो रही हैं। मगर मेरा में इसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट की बात भी नहीं थी, क्योंकि इरफान हबीब जो है, जो जाने माने हिस्टोरियन है, अलीगढ़ जो अलीगेरियन एक हिस्ट्री स्कूल के, वो उन्होंने भी उसको स्वीकार किया कि भाई ठीक है, इट वाज ब्रोकन, एक टेम्पल था, टेम्पल से ब्रोकन करके ये मॉस्क बनी है। तो इस बारे में कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है। बात एक है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, और अगर इसको एक्सेप्शन करते हैं या राम कृष्ण को भी एक्सेप्शन करते हैं तो फिर कहाँ तक आप जा रहे हैं। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आप कहाँ ले जाके आप रोकना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एज अ पॉलिटिकल एनालाइज, जो आपके सोशल और पॉलिटिकल एनालाइज भी करते हैं, आप अपना प्रिजम्पशन भी लगाते हैं, आप इस चीज़ को अब किस और जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये तो वैसे तो एक बहुत ही खतरनाक हम दिशा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो एक मुहिम चली थी 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, तो उस आज़ादी से लेकर और 89 तक, क्योंकि तब तक राम जन्मभूमि का वो आंदोलन नहीं खड़ा हुआ था, और हमने टू सम एक्सटेंट हम ये मान सकते थे कि हमने शायद सांप्रदायिकता को एक पीछे वाले थैले में या पीछे वाले कहीं और जगह डाल दिया है। मगर उसके बाद तो पॉलिटिकल जो पूरा एक मोमेंटम खड़ा हुआ 89 का, उसके बाद कम्युनल जो पॉलिटिक्स है वापस से सरफेस पे आ गई है अब। और अगर ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अगर आप लगातार आप देखेंगे तो लगातार कभी 3 तलाक की बात होती है, कभी अजान की बात होती है, कभी अब ये ज्ञानव्यापी की बात होने लग गई है। तो ये तो देखिए, अगर आप इन अ वे, अगर आप एक देश प्रेमी के रूप में अगर आप मुझसे बात पूछें, एनी पर्सन हु रियली लव हिज नेशन विथ ट्रू स्पिरिट, तो वो तो बात है कि आपके जो पूरे यंगस्टर्स हैं वो एक टिपिकल ढंग की एक कम्युनल पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये तो देखिए, ये तो जो भी लोग देश को चला रहे हैं,
उनको भी सोचना है कि आने वाली जो फ्यूचर जो जनरेशन है उन्हें सिलिकॉन वैली में डोमिनेट करना है या पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको डोमिनेट करना है, या अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके आपको अपने आप को अपना दायरा यहीं तक सीमित कर लेना है। तो दैट यू हैव टू थिंक। बहुत खूबसूरत बात सुनील जी आपने कही, और आपकी सोच जो है वो बहुत ही पॉजिटिव सोच है। आपको क्या लगता है, आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो समाज है वो किस ओर जा रहा है? कहीं ना कहीं चाहे जैसे कि आपने बताया कि लाउड स्पीकर का मुद्दा हो गया, हिजाब का मुद्दा हो गया, ये सारे मुद्दे आना और पर्टिकुलर इस टाइम पे आना किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, अब बात है कि ये वैसे तो मैंने आप बताया बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अब इसके अंदर ये बात है कि रिस्पॉन्सिबल जो भी लोग हैं उन्हें दे शुड कम फॉरवर्ड, चाहे वो हिंदू रिस्पॉन्सिबल जो फोर्सेज हैं या मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज हैं, और गवर्नमेंट को उसमें एक कैटलिस्ट की भूमिका अदा करनी चाहिए। वी शुड सिट टुगेदर, हमें बात करनी चाहिए, हमारे जो कम से कम जो डायलॉग्स होने चाहिए, और इसमें हिंदूज को भी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मुस्लिम्स के भी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, दे शुड सिट टुगेदर और डायलॉग्स किए जाने चाहिए, क्योंकि डायलॉग के अंदर ही हम आगे की फॉरवर्ड लुकिंग हम एक वे आउट निकाल सकते हैं। अगर कुछ लोगों का ज्ञानवापी या कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अगर आस्थाएं हैं तो उनसे बात की जानी चाहिए, और उन लोगों को बात करनी चाहिए कि भाई जनरसली वो भी थोड़ी जनरसिटी दिखाएं, वो भी थोड़ी जनरसिटी दिखाएं, और कुछ ऐसी चीज़ें आपको ये होना चाहिए भाई, अगर सपोज ये 2 देने के लिए अगर मुस्लिम पक्ष तैयार भी हो जाए तो फिर आगे ऐसी चीजें नहीं उठें, उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि भाई व्हाट यू वांट, कि भाई आप बता दीजिए भाई 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, इसका अंत कहाँ होगा? हाँ, तो आप उसको ये आप नहीं कर सकते कि आप इसको हर गली गली, उसको हर चौराहे चौराहे पे ले जाएं। अगर आप इस लड़ाई को, तो वो तो आप एक बहुत ही टिपिकल ढंग की आप पूरे देश के भविष्य को आप खराब करने की तरफ चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उसमें जहाँ जो बहुत ज़्यादा जो इमोशंस के वाले इश्यूज हैं वो 5, 10, 20 उसके ऊपर बात हो, और उसके बाद कम से कम ये हो जाए अब इस पे फुल स्टॉप। अब इसके आगे कभी भी इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि यही जो वर्शिप एक्ट 1991 का भी इमोशन यही था कि भाई ठीक है, राम जन्मभूमि के ऊपर हम ये इस चीज को तो इसको तो ओपन रहने देते हैं, बाकी चीजों को क्लोज करते हैं। अब चलिए ये एक नई चीज अगर आ गई है तो अब यहाँ कम से कम वापस से इस बारे में नेगोशिएट हो, इस बारे में डायलॉग हो, इस बारे में डिस्कशंस हो, और डिस्कशन डायलॉग के बाद एक कंसेंसस बने, और कंसेंसस जो बने उसको एक ठोस कंसेंसस बने, एक सम्मति बने कि भाई इसके बाद इस बारे में चर्चा नहीं होगी, और केवल जो हमारी जो फ्यूचर जो जनरेशन्स हैं उन्हें अगर वास्तव में आप ये चाहते हैं, क्योंकि एक बचपन से हम एक गाना गाते हैं कि विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो हमारा झंडा तो तभी ऊंचा रह सकता है जबकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो फ्यूचर जो जनरेशन्स हैं, वो इन छोटी चीज़ों से बाहर निकलें, और वर्ल्ड के जो साइंटिफिक जो वर्ल्ड है उसके अंदर वो अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करें, और वो तभी हो सकता है जबकि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट में है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही, और ये माना भी जाता है कि सर कि अनेकता में ही एकता है हमारे देश में। नहीं, वैसे भी देखिए अनेकता और में एकता तो वैसे हर जगह होती है। अगर आप अपने खुद के घर में भी देखेंगे तो सबकी शक्लें आप जैसी नहीं होंगी, बिल्कुल, और सबका माइंडसेट भी आप जैसा नहीं होगा। तो बात यह है कि हम डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करें, घर में भी हम डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करते हैं, सोसाइटी में डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करते हैं, और वैसे डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जब आप अपने डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करने लगते हैं, हो सकता है कि देखिए संस्कृत का वैसे वेद वाक्य भी है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ने, कि हर इंसान अलग ढंग से सोचता है, मेरा अपना सोच है, आपका अपना सोच है, मगर बावजूद इसके कि हो सकता है आपके मेरे मन के अंदर कुछ चीज़ों के अंदर मतलब हम लोगों के मतभेद हो मगर मनभेद नहीं हो। तो मतभेद और मनभेद की चीज़ों को समाज को भी इससे बाहर निकलना होगा कि मनभेद नहीं हो, लेट्स लव विद ईच अदर। और वैसे भी 140 करोड़ का कुनबा है ये, इस 140 करोड़ के कुनबे के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें फॉरगेट एंड फॉरगिव की बात तो करनी पड़ेगी। लॉट ऑफ टाइम हमें फॉरगेट करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, और आगे का रास्ता आप निकालना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। लेकिन एक लोगों में ये भी लग रहा है कि अच्छा हुआ कि ये सर्वे हुआ। बहुत से लोग ये बात उठा रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ये सर्वे हुआ, नहीं तो एक ऐसी चीज़ लोगों से छूट जाती है जिसके बारे में लोगों को कभी पता ही नहीं लगता।
आपका क्या नहीं नहीं बट अंकित, मेरा में इसमें कोई भी आदमी कम से कम जिसने भी इतिहास को अच्छी तरह पढ़ा है या जिसने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उनको सबको सब बातें पता है। मेरे राय में कम से कम पढ़े लिखे लोगों को, अब मसीर आलमगीरी कोई नई तो नहीं छपी, ये तो 1710 के अंदर ही लिख ली गई थी। और जो साकी मुस्तैद खान है जिन्होंने इसको लिखा है, उनके पास वो एक्सेस भी थी उन सब चीज़ों के, तो उसमें डे बाय डे के रोजनामचे लिखे हुए हैं। और इन रोजनामचों को मेरी राय में अधिकांश सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई किस दिन क्या फरमान इशू हुआ, क्या उसकी कंप्लायंस हुई। तो लाइक एवरीबडी वाज अवेयर विद दिस फैक्ट। बट चलिए आप ये कह सकते हैं कॉमनर्स को, एक आम जन को आपने उसको ला के रख दिया। मगर अब प्रश्न ये भी है कि वो केवल भावनाओं को उद्वेलन भी तो इससे होता है। आपको इसको भी समझना पड़ेगा कि अगर भावनाओं को उद्वेलन को अगर आप ग्रास रूट तक ले जाओगे, तो फिर जो रिकन्सिलिएशन की बात है कि भाई एक राष्ट्र निर्माण हो, एक नेशन फॉर्मेशन हो, तो अगर आप चीज़ों फिर रिकन्सिलिएशन के अंदर इसमें समस्याएं आती हैं। तो ठीक आपने सर्वे करवा दिया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं ये बारे में बात कि भाई 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो कैरेक्टर ऑफ द रिलीजियस प्लेस को तो नहीं बदलता, बट सर्वे पर रोक भी नहीं लगाता। तो ठीक आपने सर्वे करवा दिया, अब आपको फैक्चुअल सिचुएशन भी आपको पता लग गई में अंदर क्या है और क्या नहीं है। बट बात एक है कि ये सब चीज़ें हमारे समाज के अंदर एक दरार नहीं डाल दें, इसके ऊपर तो हमें जरूर से सोचना होगा। और अगर कहीं दरार डल रही है तो समाज के जो सबसे प्रबुद्ध लोग हैं, जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड। प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो आपको बहुत साफ बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से मौन करके बैठे हुए, दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे नरसिंह राव ने उस टाइम सब लोगों से बात की, डायलॉग किया, नेगोशिएट किया, चर्चा की। मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी को बात आना चाहिए एंड ही शुड टॉक विद द पीपल। जो भी इफेक्टेड लोग हैं, जो हिंदू पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, या उनके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनसे बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। क्योंकि ये पूरे देश का इससे भविष्य जुड़ा हुआ है। इसको प्योरली आप शेयरली पॉलिटिकल एक्सप्लॉइट करने के हिसाब से नहीं सोचा जाना चाहिए, इसको डिफरेंट ढंग से सोचा जाना चाहिए। आने वाले, क्योंकि 50 ईयर में हमारा नेशन कहाँ जाएगा कि एक तरफ तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अगले जो 2050 तक आते आते हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और अगर ये सब चीज़ें हमने चला ली तो फिर ये केवल एक ख्वाब रह जाएगा, केवल एक हमारा एक सपना, एक हसीन सपना रह जाएगा जो हमारा नहीं आ पाएगा। और हिंदुस्तान की तो भारत माता की जय तो तभी है कि जबकि हम वो जो सपना है कि हम दुनिया के जो सेकंड बड़ी इकोनॉमी बने, कम से कम आपको समझना पड़ेगा 18% इंसानियत हिंदुस्तान में रहती है। और जब तक जीडीपी पे का 18% आपका नहीं होगा, जब तक पूरी दुनिया की जो 18% जो पोजीशंस हैं उसके ऊपर इंडियंस नहीं होंगे, तब तक भारत माता की जय नहीं है। और उसके लिए तो हमें एक अलग ढंग से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और कहीं वो प्रिपरेशन इन चीजों से ऑब्स्टेकल नहीं हो जाए, ये एक सवाल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन 2014 के बाद कहीं ना कहीं राजनीति बदल गई है, उसका रूप कहीं ना कहीं बदल चुका है। और आप किस ढंग से इसको देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कितना परिवर्तन आया है? कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं अयोध्या की चीज़ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दौर में आप राजनीति को किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि जो सेन वॉइस है उसके बायर्स नहीं है जी। अगर हेट स्पीच अगर करेंगे तो शायद ये जो आपका जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा वायरल होगा। बट जब आपको इस सेन वॉइस की वाली बात करते हैं, आपको बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, या रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, दिलों को एक करने की बात करते हैं, तो वो उसके लोग यहाँ पे बायर्स नहीं रहे, उसके ग्राहक नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल जो ट्रॉमा है वो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है। हमारा जो पूरा जो पिछले सालों में जो 2014 के बाद जो डायनामिक्स बदली है, उसका सबसे बड़ी बात है कि सेन वॉइस के बायर्स बहुत कम रह गए हैं। तो ये एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे पूरे अगर इंडियन पॉलिटिक्स को देखेंगे 1947 के बाद, तो 47 से 89 तक एक इरा है जब पूरे देश की जो पॉलिटिक्स है उसके इश्यूज दूसरे थे। पोस्ट 89 राम मंदिर एक इशू बन गया, एंड देन आफ्टर वो चीज़ें बहुत अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें भी एक मध्यम मार्ग के ऊपर लाना पड़ेगा। कम से कम देखिए, भारत की एक महान संस्कृति रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर कोई आदमी ये कहता है कि भारत के भय से हमें चिढ़ है, या भारत की महान संस्कृति के बारे में बात करते हुए हमें चिढ़ है, या भारत में जो भी चीज़ें पैदा हुई हैं उससे अगर हमें चिढ़ है, तो वो भी एक अतिवाद है, उससे भी हमें बचना चाहिए। मगर अगर हम ये कहें कि भारत के अलावा बाकी दुनिया में कुछ भी नहीं है,
वो भी एक अतिवाद है। हमें इससे भी बचना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत एक 5000 साल पुरानी एक महान सभ्यता है, जहाँ पे जहाँ पे सबसे बड़ा जो मानवीय मनीषा का जो सर्वोच्च अधिष्ठान मैक्स मूलर भी कहते हैं। अब बहुत सारे इंडोलॉजिस्टों ने कहा है कि भाई अगर पूरे वर्ल्ड की जो सबसे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेम्पलेशन हुई है तो वो भारत में हुई है। तो इसमें कोई शक नहीं है, मगर इसके का मायने ये भी नहीं है कि हम औरों को दोयम दर्जे का मानने लग जाएं या हम औरों के अंदर एक कॉम्प्लेक्सेस लाने की कुछ चेष्टा करें। तो दोनों ढंग के अतिवाद से बचना चाहिए, क्योंकि न अतिवाद, वाम वाला अतिवाद भी अच्छा नहीं है और दक्षिण वाला अतिवाद भी अच्छा नहीं है। आप ये कहें कि भारत में सब चीज़ें थीं, वो भी गलत है। और आप ये कहें कि भारत में कुछ भी नहीं था, जैसा कुछ वामपंथी इतिहासकारों का है, वामपंथी लोगों का होता है, इसीलिए वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो बैठे हैं। तो क्रेडिबिलिटी इसीलिए खो बैठे हैं कि दोनों ही जो पक्ष हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम एंड्स पे चले जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं मिडिल पाथ पे आना होगा और लोगों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, मैं तो आपको सही बात कर रहा हूँ कि भारत का भविष्य साइंटिफिक टेम्परामेंट में, भारत का भविष्य इस चीज़ के अंदर है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत पे तो ध्यान दें, उसकी महानता पे तो ध्यान दें, मगर फ्यूचर के व्यू पॉइंट से हम उनको ये भी बात समझाएं कि आपका जो फ्यूचर है वो किस चीज़ कहाँ वेस्टेड है, क्या हिस्ट्री में वेस्टेड नहीं है, या क्या पुरानी आपकी उपलब्धियों पे गाल बजाने पे आपका नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में कितने पेटेंट्स आप ला रहे हैं, आज की तारीख में कितने कॉपीराइट्स आपके पास हैं। आपके वो अगर आप करेंगे तो आप भी वही बेवकूफ़ी कर रहे हैं जो कि जिहादी माइंडसेट वाले लोग कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक चीज सुनील जी देखा जा रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ आज का समझ रहा है इसको क्या सही है क्या गलत है, वो एनालाइज कर पा रहा है क्या चीजें गलत थी क्या चीजें सही है। इस चीज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए वैसे तो देखिए मैं यूथ के एक्यूमन के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जो है वो पिछले अगर 20-25 साल की बात करें तो भारत ने बहुत ही वर्ल्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट किया है और भारत के जो बच्चे हैं वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मगर एक गंदी चीज़ भी डेवलप हो रही है जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि डिफरेंट ढंग के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जिस ढंग का जो मीडिया के जो इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट है वो माइंडसेट की भी एक डिजाइनिंग कर रहा है। तो अगर स्टेट जो है, अगर स्टेट माइंडसेट की डिजाइनिंग जब करने लग जाता है कि अगर गवर्नमेंट अगर या जो भी सत्तारूढ़ दल हैं वो अगर लोगों के दिमागों को डिजाइन करने लग जाएं और वो ये तय करने लग जाएं मीडिया के थ्रू कि हमें इस ढंग के सोच वाले लोग चाहिए और वैसे वाले उसकी रिप्लिका पैदा कर दें, तो ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी विडंबना होगी भारतीय युवाओं के साथ। भारतीय युवा, सच बात तो ये है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेसेस के ऊपर बैठने के लिए डिजर्व करते हैं और हमें गवर्नमेंट को, स्टेट को, मीडिया को, रिस्पॉन्सिबल लोगों को, आपको, मुझको, एवरीबडी शुड स्ट्राइव फॉर दैट कि भारत का जो युवा है वो उस जगह पहुंचे और इस चीज़ को सेन वाइज के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। जाते जाते, क्योंकि आप युवाओं को बहुत मोटिवेट करते हैं, इन युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को एक मैसेज देना चाहूँगा साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए के अलावा सेंसिटिव होइए, क्योंकि अगर आप इन अ वे अगर आप पूछेंगे हु इज़ एजुकेटेड इन रियल सेंस, तो मेरे ख्याल से रियल सेंस में एजुकेटेड वो है जिसके आंख में दूसरों के लिए आंसू हो। अगर औरों की पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं है तो आई एम सॉरी, फिर आपके हो सकता है आपके पास डिग्रीज हों और वो डिग्रीज के कागज़ के सर्टिफिकेट्स हैं, देन यू आर नॉट एजुकेटेड इन रियल सेंस। अपने परिवार के लिए सेंसिटिव हो, अपने पेरेंट्स के लिए सेंसिटिव हो, इस धरती माता के लिए सेंसिटिव हो, इस देश के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए सेंसिटिव हो। बस सेंसिटिव अगर आप हैं, आप संवेदनशील, आपके अंदर एक हृदय है, तो आप पक्का मान लीजिएगा देन यू आर एजुकेटेड इन रियल सेंस। क्या बहुत खूबसूरत बात आपने की। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ आज सुनील जी ने हमें बताई, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हमने देखा, किस तरीके से सोचना चाहिए और क्या माहौल चल रहा है हमारे समाज में वो भी आपने सुनील जी के थ्रू सुना। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आस पास साफ सफाई रखिए।